सुमित्रा और सावित्री गोविंद की बेटियां थीं। वो उनसे बहुत प्यार करता था और बड़ी अच्छी तरह से उनका ध्यान रखता था। जब सुमित्रा की शादी की उम्र हुई तो गोविंद ने उसकी शादी प्रसाद से कर दी। उन दोनों का जीवन बड़े अच्छे से चल रहा था। कुछ दिनों बाद सुमित्रा गर्भवती हो गई और सभी बड़े खुश हुए। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी, क्योंकि गोविंद की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आसपास के लोगों ने सुमित्रा को टोका, सुमित्रा देखो, तुम्हें इस हाल में अपने पिता का शव देखने नहीं जाना चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। थोड़ा सा ख्याल रखो। हे भगवान, मेरे पापा को आखिरी बार देखने के लिए भी आप लोग मुझे रोक रहे हैं। ये कैसी पिछड़ी सोच है, कितनी गलत सोच है ये। मैं क्या करूं? वो दुखी होती रही, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। उधर सावित्री गोविंद के पार्थिव शरीर पर फूट फूट कर रो रही थी। पापा, एक बार उठ जाओ, एक बार उठ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। वहां मौजूद लोगों को भी उसे ऐसे देखकर बहुत दुख हुआ और वो लोग सावित्री को सांत्वना देने की कोशिश करते रहे। फिर अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हुई। कुछ दिनों बाद सावित्री सुमित्रा को अपने घर ले जाने के लिए उसके पास गई। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर जोर जोर से रोने लगी। सावित्री दीदी, मैं तो बाबा को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। तुम्हें कम से कम वो मौका तो मिल गया ना। तुम बहुत खुशनसीब हो, बहुत खुशनसीब। चिंता मत करो बहन, हम सब जानते हैं कि तुम क्यों नहीं आ सकी। अगर तुम ऐसे दुखी होगी तो बाबा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम गर्भवती भी हो। अगर तुम दुखी रहोगी तो इसका असर तुम्हारे बच्चे की सेहत पर बुरा पड़ेगा। दोनों कुछ देर तक अपना दर्द बांटती रहीं। सावित्री घर के काम करने के साथ साथ सुमित्रा का भी ख्याल रखने लगी। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन अचानक सुमित्रा को प्रसव पीड़ा होने लगी। उस समय प्रसाद नहीं था। सावित्री को समझ नहीं आया कि वो क्या करे और वो जाकर अपनी पड़ोसियों को बुला लाई। फिर उन्होंने सावित्री की मदद की। सुमित्रा ने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गई थी और उसे लगा कि अब वो जीवित नहीं रह सकेगी। यही सोचते हुए उसने सावित्री से कहा, सावित्री, मैं हमारे पापा के पास जा रही हूँ। तुम मेरे पति से शादी कर लो और मेरी बेटी की अच्छी तरह से देखभाल करना। तुम्हारा बहुत बड़ा आभार मानूंगी। और सुमित्रा ने अंतिम सांस ली। इसके बाद प्रसाद वहां पहुंचा और फूट फूट कर रोया। फिर सुमित्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुमित्रा की मौत के बाद प्रसाद दुख में डूब गया और शराबी बन गया। सावित्री, अब तुमको ही प्रसाद को वापस सामान्य स्थिति में लाना होगा। आखिर सावित्री ने प्रसाद से शादी कर ली, लेकिन वो सुमित्रा को भूल नहीं पा रहा था और इस सब में उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से उसका कलेजा खराब हो गया और वो बिस्तर पर पड़ गया। सावित्री, तुमने मुझसे शादी की, लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं रख सका। लगता है अब मैं भी तुम्हारी बहन के पास ही जाऊंगा। तुम फिर किसी से शादी कर लेना, लेकिन प्लीज मेरी बेटी माधुरी का ख्याल रखना। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपकी देखभाल कर रही हूँ ना। उसे बचाने के लिए सावित्री ने छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। अपनी कमाई से वो दवाएं खरीद कर लाती थी, लेकिन फिर भी वो प्रसाद को बचा नहीं सकी और प्रसाद की मृत्यु हो गई। हे भगवान, कि तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। ये कैसा अन्याय है। सावित्री कड़ी मेहनत करती रही और उसने माधुरी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए डाल दिया। समय के साथ माधुरी बड़ी होती गई।
वो पढ़ाई में बहुत अच्छी निकली। सावित्री मजदूरी का काम करती रही और उसने पास के शहर के मेडिकल कॉलेज में माधुरी का दाखिला भी करवा दिया। जब माधुरी ने अपनी मेडिसिन की डिग्री पूरी कर ली तो वो ट्रेन पकड़कर तुरंत अपने गांव चली आई। उसने देखा कि सावित्री रेलवे स्टेशन पर कुली का काम कर रही है। ये देखकर माधुरी की आंखों में आंसू छलक आए। माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ किया है। अब मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई है। मैं सरकार से कर्ज लेकर एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ। आपने बहुत संघर्ष कर लिया, अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। माधुरी बेटी, तुमको इस तरह देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। अब मैं गर्व से सबको बताऊंगी कि मेरी बेटी एक डॉक्टर है। सावित्री बहुत खुश थी। दोनों अपने घर आ गए। कुछ समय के बाद माधुरी ने एक बड़ा अस्पताल बनवाया और आसपास के गांव के लोग उसके अस्पताल में आने लगे। माधुरी मरीजों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करती थी और उनके इलाज के लिए बहुत कम फीस लेती थी। हैरानी की बात थी कि बहुत कम समय में ही माधुरी अपने क्षेत्र में पहचानी जाने लगी। आसपास के लोग उसके बारे में बातें करते और उसकी सराहना करते। साथ ही सब सावित्री के किए गए संघर्ष को नहीं भूलते। माधुरी को पालने के लिए सावित्री ने बहुत संघर्ष किया और उसे अच्छे से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सगी माँ ना होने के बाद भी उसने माधुरी को एक डॉक्टर बनाकर दिखाया, जबकि कुछ सौतेली माँ अपनी बेटियों को कितना परेशान करती हैं। सभी सावित्री और माधुरी दोनों की सराहना करते थे और उनके बारे में बहुत अच्छी बातें करते थे। सावित्री और माधुरी को ये जानकर बड़ी खुशी मिलती थी। अब उनका संघर्ष खत्म हो गया था और जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। सावित्री ने सुमित्रा और उसके पति को दिया हुआ अपना वादा निभाया था। जानकी नाम की एक औरत अपने 2 बेटों जगदीश और सुरेश के साथ रहती थी। दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। जगदीश श्यामला नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था और वो उससे शादी करना चाहता था। श्यामला थोड़ी सांवली थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। एक दिन, क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता कि मैं और लड़कियों की तरह गोरी नहीं हूँ? मैंने कभी तुम्हारे बाहरी रूप की परवाह ही नहीं की। मुझे तो तुम्हारा दिल बहुत पसंद है। उसे देखकर ही मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन क्या इस सांवले रंग के साथ तुम्हारी माँ भी मुझे पसंद करेगी? चिंता मत करो, एक बार हम शादी कर लेंगे तो फिर वो क्या कर सकती है। चलो, हम कल ही शादी कर लेंगे। उसने श्यामला को विश्वास दिलाने की कोशिश की। उधर दूसरी ओर जानकी अपने बेटों के लिए सुंदर लड़कियों की तलाश कर रही थी। मैं कितनी भी तस्वीरें देख लूं, लेकिन मुझे तो अपने बेटों के लिए कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बेटों के लिए अच्छी दिखने वाली लड़कियां ही चाहिए कि मेरी बहुओं की तारीफ करते लोग न थके। लेकिन अगले ही दिन जगदीश ने श्यामला से शादी कर और उसे घर ले आया। जानकी उन्हें देखकर सदमे में आ गई। अरे, ये सब क्या है? माँ, हम दोनों ने शादी कर ली है। वो तो दिख ही रहा है कि तुम दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन मुझे बताए बिना। मैंने आपको बताने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मुझे लगा आप इसके लिए सहमत नहीं होंगी। तुमको शादी करने के लिए इस कोयले जैसे चेहरे के अलावा और कोई लड़की नहीं मिली क्या? मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर पत्नी लाने का सपना देख रही थी, लेकिन तुमने उस सब पर पानी फेर दिया। उसने बहुत कठोर शब्दों से बहू का स्वागत किया। जब दिल ही ना सुंदर हो तो सुंदर रंग का क्या फायदा? वैसे भी मुझे गुजारनी है इसके साथ जिंदगी, आपको नहीं। इसलिए आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऐतराज है तो चले जाते हैं। ये सुन जानकी डर गई और बेटे के आगे लाचार हो गई। ठीक है, अंदर आओ, अब किया भी क्या जाएगा। आ जाओ अंदर। इसके बाद नवविवाहित जोड़ा अपने कमरे में चला गया। श्यामला को अपनी सास की बातों का बुरा लगा था।
जगदीश, मुझे लगता है तुम्हारी माँ मुझे देखकर बहुत ज्यादा नाराज है। तुम उनकी बातों की चिंता मत करो। एक बार जब वो तुम्हारे दिल को समझेंगी तो देखना वो खुद ही तुमको पसंद करने लगेंगी। जानकी अपने कमरे में बैठी थी और उसका मूड बहुत खराब था। भगवान जाने इस कोयले जैसी लड़की को मेरी बहू के रूप में देखकर लोग क्या क्या बातें करेंगे। इससे पहले कि मेरा दूसरा बेटा भी कुछ ऐसा ही कर बैठे, मुझे जल्द से जल्द अपनी पसंद से उसकी शादी करवा देनी चाहिए। हाँ। फिर एक हफ्ते के भीतर ही जानकी ने अपने दूसरे बेटे के लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढ ली और उसकी शादी भी करवा दी। दूसरी बहू दिव्या एक गोरी और सुंदर लड़की थी। जानकी उसके साथ अच्छा व्यवहार करती और श्यामला को तो वो कभी भी अपनी बहू मान ही नहीं पाई थी। एक दिन की बात है, जानकी एक समारोह में जा रही थी। दिव्या, दिव्या, जरा यहाँ तो आना बेटा। बोलिए माँ जी। जल्दी से तैयार हो जा, हमें किसी के घर समारोह में जाना। क्या सिर्फ हम दोनों ही? क्या दीदी हमारे साथ नहीं चलेंगी? अगर हम उसे साथ ले गए तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी बेटा। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती। और दोनों हंसने लगी। उनकी ये बातचीत श्यामला सुन रही थी और उसे अच्छा नहीं लगा। फिर वो दोनों उसे छोड़कर समारोह में चली गई। जब जगदीश ऑफिस से घर आया तो श्यामला को उदास देख, तुम इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो श्यामला? क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? श्यामला बात को टालने लगी। कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे सच बताओ। आखिर उसने बता ही दिया कि किस तरह से उसकी सास और देवरानी ने उसकी हंसी उड़ाई और अपमान किया। आने दो उन दोनों को, आज मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। उनसे कुछ मत कहना, मैं नहीं चाहती मेरे कारण तुम उनसे उलझो। कोई बात नहीं। दिन बीतते गए। एक दिन श्यामला ने खाना बनाया और खाने के लिए बैठी। तभी दिव्या और जानकी भी वहां खाने के लिए आई। जानकी ने सब्जी का ढक्कन खोलकर देखा। ज्यादा फ्राई हो जाने के कारण सब्जी थोड़ी काली लग रही थी। ये देखकर, ये सब्जी तुम्हारी जैसी लग रही है श्यामला। मुझे काले रंग से नफरत है, चाहे जिसका भी हो। अगली बार सब्जी ठीक से पकाना, समझ गई ना? अपना जला चेहरा डालने की जरूरत नहीं इसमें। मैंने पत्तेदार सब्जी बनाई है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। इसका मेरे रंग से क्या लेना देना है माँ? ऐसी काली सब्जी है तो तुम ही खाओ, हम ये नहीं खा सकते, समझी? ऐसी कड़वी बातें कहकर वो दोनों फिर से श्यामला पर हंसने लगी। श्यामला को अच्छा नहीं लगा और वो बिना खाए ही उठकर चली गई। कुछ दिनों बाद एक दिन दिव्या कहीं जाने के लिए तैयार होकर आई तो जानकी ने उसे पूछने के लिए, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है और मुझे तुरंत जरूरत है। इतनी गर्मी में तुम क्यों बाहर जा रही हो? चलो श्यामला को बाहर भेजते हैं। वो तो पहले से ही इतनी काली है, सूरज भी उसका क्या बिगाड़ लेगा। सूरज उसे देखकर खुद ही छिपने लगता है, उसे धूप भी नहीं लगेगी। हाँ। फिर जानकी श्यामला को बुलाने के लिए घर के पीछे गई। फर्श गीला होने के कारण वो अचानक फिसलकर गिर गई। ओ माँ, दिव्या जरा जल्दी इधर आ, शायद मेरा पैर टूट गया है। जल्दी आ बेटा। श्यामला उसकी चीख सुनकर दौड़ पड़ी और उसने देखा कि उसकी सास को क्या हुआ। दोनों बहुओं ने सास को बिस्तर पर लिटाया और फिर श्यामला ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने आकर उसके पैर पर पट्टी कर दी और 2 महीने के लिए बिस्तर पर ही आराम करने की सलाह दी। जानकी बिस्तर पर पड़ी थी। श्यामला अपनी सास के कठोर शब्दों को भूल पूरे समर्पण के साथ उसकी सेवा करने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ दिव्या ने कभी अपनी सास से पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। एक दिन श्यामला सब्जियां लेने बाहर गई थी और जानकी ने बाथरूम जाने के लिए दिव्या को मदद के लिए पुकारा। दिव्या बेटा, एक बार इधर तो आना। उसने आकर पूछा, आपने बुलाया माँ जी?
हाँ बेटा, बाथरूम जाने में मदद कर दे जरा मेरी। आजकल आपके शरीर से जो दवाइयों की बदबू आती है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। आप श्यामला के वापस आने तक रुक जाओ। और वो वहां से चली गई। दिव्या की बात सुनकर जानकी सख्ते में आ गई। श्यामला के दिल की अच्छाई न समझकर मैंने बड़ी भूल की। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन कैसा है। हमें कभी किसी की सुंदरता या त्वचा के रंग को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। हमें दिल को समझना चाहिए। वो खुद को दोषी महसूस कर रही थी। तभी श्यामला घर लौट आई। क्या हुआ माँ जी, आप उदास क्यों हैं? मुझे माफ कर दो श्यामला बेटी, मैंने उल्टी सीधी बातों से हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, इसलिए भगवान ने मुझे ऐसी सजा दी। आप वो सब भूल जाइए माँ जी, मैंने उन सब बातों को कभी भी अपने दिल से नहीं लगाया था। आप आराम करिए और ठीक हो जाइए बस जल्दी से। तब से जानकी श्यामला के उदार और दयालु दिल को समझने लगी और उसको बहुत सम्मान देने लगी। अब उसके दिल में उसकी बड़ी बहू की कद्र